नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 28 मई 2022 और स्वागत है आपका एटोयल डिस्कशन में। 3 इश्यूज आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला आर्टिकल अंबेडकर के प्रिंसिपल्स के बारे में, दूसरा डिफरेंटली एबल्ड महिलाओं की हाइजीन संबंधित नीड्स के बारे में, और तीसरा सुप्रीम कोर्ट ने अब सेक्स वर्क को लीगल करार दिया है। यानी वो वर्कर्स जो सेक्सुअल सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, सेक्स सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं, अब ये एक लीगल प्रोफेशन होगा। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा जजमेंट दिया है। डिस्कशन हम स्टार्ट करें उससे पहले एक खबर है जिसको आप एग्जाम्पल के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हो। जब देखो आपको करप्शन के बारे में लिखना होता है ना, जैसे आप डीएम हो, आपके पास ऑफर आया इतने पैसों का, तो आपको पॉइंट्स लिखने हैं कि ये ऑफर मैं स्वीकार नहीं करूंगा। तब आपको ना फोल्डर मटेरियल चाहिए होता है। तो आपको एक एग्जांपल देता हूं जो आप इस्तेमाल कर सकते हो। ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा के भूतपूर्व सीएम हैं। ऑलरेडी 10 साल की सजा ये काट चुके हैं टीचर्स के रिक्रूटमेंट स्कैम में। अब इनको एक और केस में 4 साल की और सजा मिली है आय से अधिक संपत्ति के मामले में। आय कम थी, संपत्ति ज्यादा मिली, जाहिर तौर पर करप्शन से संपत्ति कमाई होगी। तो उस मामले में इनको 4 साल की सजा हुई है। इनकी एज है 87 ईयर्स और ये भी डिसेबिलिटी से ग्रस्त हैं। तो बात ये है, जब देखो कोई करप्शन करता है ना, शॉर्ट टर्म में बेशक हो जाए कि आप करप्शन करके जो पैसा मिले उससे मटेरियलिस्टिक जो प्लेजर है उसका लाभ उठा सको, एंजॉय कर सको, लेकिन लॉन्ग टर्म में ना माइंड की ना तो पीस मिलेगी और कभी ना कभी आपको जो मतलब इवन मरते दम तक वो करप्शन सामने आ गया ना, तो आपको उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। जब आप कोई गलत काम नहीं करते, पूरी निष्ठा के साथ अपनी ड्यूटी परफॉर्म करते हो, तो आपको किसी चीज़ का डर नहीं रहता। आपको इवन मैंने ऐसे भी ऑफिशियल्स देखे हैं करप्शन करके, उनको ये नहीं समझ में आता कि पैसे कैसे ठिकाने लगाएं, क्योंकि बैंक में रख नहीं सकते, प्रॉपर्टी नहीं परचेज कर सकते, गाड़ी नहीं ले सकते। जैसे ही ये सब काम करेंगे तो सरकार को पता लग जाएगा, तो वो अपने किसी रिश्तेदार के नाम पर लेते हैं, किसी जो घर में मेड है उसके नाम पे लेते हैं। मतलब उनका दिमाग इन्हीं चीज़ों में लगता रहता है कि करप्ट मीन्स से जो पैसा कमाया है उसको कैसे एडजस्ट किया जाए। पीस ऑफ माइंड नहीं मिलता बिल्कुल भी। तो ये सब चीज़ें आप करप्शन के अगेंस्ट जब पॉइंट्स लिखोगे ना, तब यूज़ कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल अंबेडकर के सोशल जस्टिस के विजन से संबंधित है और मेनली इस आर्टिकल में फोकस किया गया है इकोनॉमिक राइट्स पर। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, अक्सर आप देखते हो हमारे देश में विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज हमारे महान लीडर्स की लिगेसी को भुनाने की कोशिश करती हैं। जैसे बीजेपी ने यह दिखाने की कोशिश की कि हम वल्लभ भाई पटेल के पद चिन्हों पर चल रहे हैं। उसी प्रकार से आपने देखा किस प्रकार से आम आदमी पार्टी ने हाल फिलहाल में भगत सिंह और अंबेडकर के विचारों को भुनाने की कोशिश की। देखो, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, एक बार किसी ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था, सर आप गांधी का नाम लेते हो, जी क्यों नहीं लगाते, अंबेडकर का नाम लेते हो कई बार, जी क्यों नहीं लगाते। तो मैं ये क्लेरिफाई करना चाहता हूं, देखो जब हम गांधी, अंबेडकर इन लीडर्स को डिस्कस करते हैं ना, तो हम उनके विचारों को डिस्कस कर रहे हैं। एज ए पर्सन नहीं हम डिस्कस कर रहे कि मैं साबित करूं कि मेरी ग्रेट रिस्पेक्ट है इन लीडर्स के प्रति। वो तो देखो प्रत्यक्ष है ना, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता थोड़ी ना होती है, समझ गए। तो जब भी हम ये गांधी, अंबेडकर डिस्कस करें ना, ये अपने आप में विचार हैं, हम विचारों को डिस्कस कर रहे हैं। तो ये मत नोटिस कीजिएगा कभी भी कि जी लगाया या फिर नहीं लगाया। खैर, मुद्दे पे आते हैं। इस प्रकार से अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज महान लीडर्स के विचारधारा को, लिगेसी को भुनाने की कोशिश करती हैं अपने इलेक्टोरल गेन्स के लिए। जैसे अंबेडकर का अभी 131वां बर्थडे था, तो इस मौके पर कई अलग अलग देशों में भी, जैसे कनाडा में एक राज्य है ब्रिटिश कोलंबिया, यहां पर पूरे महीने को, अप्रैल महीने को दलित हिस्ट्री मंथ के रूप में डेजिग्नेट कर दिया, ताकि जो दलित आइकॉन्स हैं जैसे ज्योतिराव फूले और अंबेडकर, इनको सम्मान दिया जा सके। इवन यूएसए में भी कोलोराडो और मिचिगन, ये 2 अलग अलग राज्य हैं, यहां पर 14 अप्रैल का जो दिन है ना, जब अंबेडकर जी का 131वां बर्थडे था, देखो मैं कॉन्शियस हो गया, मैंने जी लगा दिया। तो इस दिन अमेरिका के इन 2 राज्यों ने
14 अप्रैल को दिन को डॉक्टर BR अम्बेडकर इक्विटी डे के रूप में ऑब्जर्व किया। इंडिया में भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा अलग अलग इंस्टीट्यूशंस को कि आप अम्बेडकर का बर्थडे सेलिब्रेट कीजिए। यूपी गवर्नमेंट ने भी इस दिन को डे ऑफ सोशल हार्मनी के रूप में सेलिब्रेट किया और तमिलनाडु गवर्नमेंट ने भी इसको डे ऑफ इक्वालिटी के रूप में ऑब्जर्व किया। तो ये सिर्फ एग्जाम्पल्स हैं, आपको याद रखने की आवश्यकता नहीं है, मैंने बस इसलिए आपको बताया ताकि आप कंटेक्स्ट समझ सको। राइटर ये बताना चाहते थे कि विभिन्न गवर्नमेंट्स कैसे अम्बेडकर की लिगेसी को भुनाने की कोशिश करती हैं। अब आता है पॉइंट। राइटर ये कहना चाहते हैं लिगेसी तो आप भुना लीजिए, लेकिन अंबेडकर का जो विजन था ना सोशल जस्टिस के बारे में, उसे आप मत भूलिए। सिंपल वर्ड्स में बोलूं तो राइटर ये कहना चाहते हैं अंबेडकर के नाम पर आप वोट लेना चाहते हैं, ले लीजिए, लेकिन अंबेडकर ने जिन इकोनॉमिक राइट्स की वकालत की थी, अंबेडकर ने जो इकोनॉमिक मॉडल जनता के सामने रखा था, वो आप मत भूलिए। अब एक क्वेश्चन वैसे आपसे पूछूं, मान लीजिए 5 लोग आपके सामने बैठे हैं इंटरव्यू बोर्ड में और आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज सोशल जस्टिस, तो आंसर दीजिए। आंसर आंख बंद करके सच में देने की कोशिश कीजिए कि क्या आप बोलोगे उस समय। देखो ये डेफिनेशन है सोशल जस्टिस की। सोशल जस्टिस मीन्स ए फेयर एंड जस्ट रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। मतलब ये है एक इंडिविजुअल की सोसाइटी के प्रति ड्यूटी बनती है, जैसे वो क्राइम नहीं करेगा, दूसरों के राइट्स का ख्याल रखेगा, उसी प्रकार से सोसाइटी की भी एक ड्यूटी बनती है कि इंडिविजुअल को उसे उसके बेसिक राइट्स प्रोवाइड किए जाएं, और वो बेसिक राइट्स हर एक डोमेन में, जैसे पॉलिटिकल राइट्स, इकोनॉमिक राइट्स और सोशल राइट्स। सोशल राइट्स जैसे अनटचेबिलिटी है, ये नहीं होनी चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। इसके बारे में तो अंबेडकर ने बहुत कुछ लिखा है, आप जानते भी हो कि किस प्रकार से छुआछूत को खत्म करने के लिए, डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने के लिए, डिप्रेस्ड क्लासेस को राइट्स दिलवाने के लिए अंबेडकर ने काम किया है। बट पॉलिटिकल राइट्स के बारे में भी आपको पता होगा कि वो सबको वोट देने के अधिकार के पक्ष में थे। इकोनॉमिक राइट्स के बारे में आपको कम पता होगा कि अंबेडकर ने कैसे इकोनॉमिक राइट्स की वकालत की है। अब इन्हीं राइट्स पर राइटर फोकस करते हैं इस आर्टिकल में। तो सोशल जस्टिस आपसे पूछ लिया जाए तो आप ये डेफिनेशन याद कर लीजिए। सोशल जस्टिस मीन्स ए फेयर एंड जस्ट रिलेशनशिप बिटवीन इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। सिंपल टर्म्स में बोले, सोशल जस्टिस ये कहता है हर एक चीज में, जैसे वेल्थ के डिस्ट्रीब्यूशन में, अपॉर्चुनिटीज के डिस्ट्रीब्यूशन में, सोसाइटी में प्रिविलेजेस के डिस्ट्रीब्यूशन में जस्टिस होना जरूरी है। जैसे ऐसा नहीं कि कुछ ही लोग जो हैं वो वेल्थ को कॉन्सेंट्रेट करके बैठ जाएं और बाकी जो लोग हैं गरीब के गरीब रह जाएं, ऐसा नहीं होना चाहिए, जस्टिस होना चाहिए। खैर, अब थीम पर आते हैं। आर्टिकल जो है किस मेन थीम पर फोकस करता है? जैसा मैंने आपको पहला बताया, आर्टिकल फोकस करता है अंबेडकर के इकोनॉमिक राइट्स के विजन पर। अंबेडकर ने किस प्रकार का इकोनॉमिक मॉडल देश के लिए चाहा था, उस थीम पर राइटर फोकस करते हैं। और ये जो विचार है ना अंबेडकर के, देखने को मिलते हैं एक तो जब वो लेबर मिनिस्टर थे वाइसराय की काउंसिल में 1942 से लेकर 1946 के बीच में। इसके अलावा उन्होंने एक बुक भी लिखी है स्टेट्स एंड माइनॉरिटीज, 1947 में ये बुक लिखी थी। तो दोनों जगहों पर जब वो लेबर मिनिस्टर थे और बाद में उन्होंने जो बुक लिखी, इनके थ्रू अंबेडकर के जो विचार है ना पॉलिटिकल इकोनॉमी के लिए, वो सामने आते हैं। 1928 में अंबेडकर ने कोशिश की थी मैटरनिटी बेनिफिट बिल पास करवाने की बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल में। बाद में सेम बिल को लिया गया था मद्रास लेजिस्लेटिव काउंसिल में 1934 में। मैटरनिटी बेनिफिट बिल तो हमारे देश में भी है, मतलब आ चुका है, काफ़ी समय से है। हाल ही में इसे अमेंड भी किया गया था 2017 में। 26 वीक्स की मैटरनिटी लीव अब मिलती है, अच्छी बात है। नेक्स्ट पॉइंट, 1942 में अंबेडकर ने यह कोशिश की थी कि एक दिन में वर्कर के जो वर्किंग आवर्स है ना, वो 12 के बजाय 8 होने चाहिए। पहले 12 हुआ करते थे, लेकिन अंबेडकर ने अपने प्रयासों से जब वर्किंग आवर्स को एक दिन में 12 से घटा के 8 कर दिया, काफ़ी सुकून मिला वर्कर्स को उस समय। तो कितना वो वर्कर्स के बारे में सोचते थे। लेकिन दिक्कत ये है, जब कोविड-19 की महामारी आई ना, तब हमारे देश में कुछ सरकारों ने लेबर रिफॉर्म्स के नाम पर वर्किंग आवर्स को फिर से इंक्रीज करने का प्रयास किया, फैक्ट्रीज एक्ट 1948 को अमेंड करके। ये तो अच्छा हुआ कि ट्रेड यूनियंस ने और लेबर यूनियंस ने एकदम से विरोध कर दिया, तो सरकार को, जैसे फॉर एग्जांपल यूपी गवर्नमेंट को, अपने फैसले से पीछे हटना पड़ा। नेक्स्ट पॉइंट,
आज के समय में देखो कंट्रेक्चुअलाइजेशन काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो रही है। कंट्रेक्चुअलाइजेशन बोलिए, कैजुअलाइजेशन बोलिए, इनफॉर्मलाइजेशन बोलिए। जैसे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे वर्कर्स को हायर किया जाता है 6 महीने के लिए, और कैजुअल बेसिस पर कोई परमानेंट जॉब नहीं है, जब मर्जी चाहे आपको हटाया जा सकता है। और कई केसेस में कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर्स के थोड़े बहुत राइट्स होते हैं, जैसे 15 दिन का नोटिस या फिर 30 दिन का नोटिस। लेकिन देखो दिक्कत ये है, जो ये कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर होते हैं ना, इनको परमानेंट एम्प्लॉइज के अपेक्षाकृत काफी कम वेजेस मिलते हैं। और एक दिक्कत ये भी है, ये कॉन्ट्रेक्चुअल जो वर्कर्स है ना, इनकी संख्या बढ़ती जा रही है, क्योंकि विभिन्न राज्यों की सरकारों को इनको कम वेजेस देने पड़ते हैं। इसलिए सरकारों की टेंडेंसी होती है कि कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर्स को ज्यादा से ज्यादा हायर किया जाए। जैसे टीचर का एग्जांपल लीजिए, एक टीचर अगर परमानेंट है 40,000 रुपए सैलरी लेता है, और कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर उसे 15,000 में भी हायर किया जा सकता है। कॉन्ट्रेक्चुअल जो वर्कर होता है वो बेचारा डर डर के जॉब करता है, कहीं मुझे निकाल ना दिया जाए। और परमानेंट जो वर्कर होता है, सरकार का मानना है कि वो सरकारी दामाद बन जाता है, वो अच्छे से काम नहीं करता। डेटा भी देख लीजिए, 2001 में 15.5% थे कॉन्ट्रेक्चुअल वर्कर्स, जो ये बढ़ के 2015-16 में 27.9% हो गए हैं। कुछ राज्य जैसे बिहार, उत्तराखंड, उड़ीसा, इन राज्यों की सरकारों में तो देखो जो मैन्युफैक्चरिंग वर्कफोर्स है ना, वहां पे ज्यादातर जो वर्कर्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर हैं। और देखो एक हैरानी की बात, कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड एबोलिशन एक्ट 1970 में साफ तौर पर बोला गया है कि कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को लोअर वेजेस नहीं दिए जा सकते सेम काम के लिए। मतलब आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते कि अगर परमानेंट एम्प्लॉई वही काम कर रहे हैं जो कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पे वर्कर्स कर रहे हैं, लेकिन जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर वर्कर्स हैं उनको आप कम पैसे दे रहे हो और परमानेंट एम्प्लॉइज को ज्यादा दे रहे हो, ऐसा आप नहीं कर सकते। इवन एक केस पहुंचा था सुप्रीम कोर्ट के पास। पंजाब गवर्नमेंट ना टेम्परेरी एम्प्लॉइज को कम पैसा देती है, तो पंजाब हाई कोर्ट ने इसे जायज ठहराया था, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया कि आप सेम वर्क के लिए डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स के साथ और परमानेंट एम्प्लॉइज के बीच में। लेकिन हैरानी की बात यह है, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बावजूद आज भी हमारे देश में अलग अलग राज्यों में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो वर्कर्स होते हैं उनको कम वेजेस दिए जाते हैं। तो देखो ये तो साफ तौर पर सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल, हमारे संविधान के आर्टिकल 141 का उल्लंघन है। संविधान का आर्टिकल 141 ये कहता है सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है वो देश की पूरी टेरिटरी में लागू होगा, लेकिन बावजूद इसके सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को भी इंप्लीमेंट नहीं किया जा रहा है। इसके बाद एक सर्वे का जिक्र किया जाता है, पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे। इस सर्वे का डेटा है 2017-18 का। इसमें यह बोला गया था कि हमारे देश में देखो 45% वर्कर्स ऐसे हैं, ये रेगुलर वर्कर्स की बात हो रही है, इवन रेगुलर वर्कर्स में भी 45% वर्कर्स ऐसे हैं जिनको 10,000 से कम सैलरी मिलती है। इसके अलावा 72% वर्कर्स ऐसे हैं जिनकी सैलरी 18,000 से कम है। सिर्फ 3% वर्कर्स ऐसे हैं जिनकी सैलरी 50,000 से 1 लाख के बीच में है, और सिर्फ 0.2% वर्कर्स ऐसे हैं जिनकी सैलरी 1 लाख से ज्यादा है। इसके बाद ये कहते हैं राइटर, अंबेडकर ने प्रयास किया था जेंडर के लिए भी इक्वल इकोनॉमिक राइट्स का। अंबेडकर चाहते थे कोई वर्कर बेशक महिला हो या फिर पुरुष हो, उनको इक्वल वेजेस मिलने चाहिए। जब वो वायसराय की काउंसिल में लेबर मिनिस्टर का काम कर रहे थे ना, तो उन्होंने इस प्रोविजन पर बहुत जोर दिया। बाद में डीपीएसपी जब देश के संविधान में आया तो उसमें भी इक्वल वेजेस की बात कही गई। लेकिन आज अंबेडकर ये जान के काफी दुखी होते कि आज महिला और पुरुष के वेजेस में काफी अंतर है। बहुत सारी जगहों पर एवरेज तौर पर महिलाओं को सेम काम के लिए 70 से लेकर 90 के बीच में कम वेजेस मिलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, हमारे देश में देखो टोटल जितने वर्कर्स हैं ना, उनमें से 93% तो इनफॉर्मल वर्कर्स हैं। मतलब उनको बेसिक सोशल सिक्योरिटी संबंधित राइट्स भी नहीं मिलते, गवर्नमेंट का रेगुलेशन नहीं है सोशल सिक्योरिटी राइट्स जैसे प्रोविडेंट फंड, हेल्थ इंश्योरेंस, ये सब चीजें। और इन इनफॉर्मल वर्कर्स को जो वेजेस मिलते हैं ना, वो फॉर्मल वर्कर्स के अपेक्षाकृत 30-40% कम मिलते हैं। ये सब कमियां हैं, बावजूद इसके सरकार
4 नई लेबर कोड्स लेकर आ गई, जिससे वर्कर्स की सिचुएशन और भी ज़्यादा खराब होने की संभावना है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020, ये वर्कर्स के पास जो राइट है ना, राइट टू स्ट्राइक का, उस पर पाबंदियां लगाते हैं। लेकिन राइटर कहते हैं अंबेडकर तो देखो इस बात के हक में थे कि वर्कर्स को स्ट्राइक करने का अधिकार मिलना चाहिए, उनकी जो ट्रेड यूनियन है वो रिकॉग्नाइज होना चाहिए। ट्रेड यूनियंस की रिकॉग्निशन से संबंधित एक बिल पास हुआ था 1943 में, जब वो लेबर मिनिस्टर थे। इंडियन ट्रेड यूनियन अमेंडमेंट बिल 1943 में पास हुआ था, जबकि सरकार अब इन राइट्स पर पाबंदियां लगानी चाहती है 4 नई लेबर कोड्स के थ्रू। इसके अलावा भी और बहुत सारे कंट्रीब्यूशन थे अंबेडकर की तरफ से वर्कर्स के लिए, जैसे वर्कर्स इंश्योरेंस, मिनिमम वेजेस, वर्कर वेलफेयर। लेकिन अब देखो दिक्कत ये है, अंबेडकर ने ये सब जो सपना संजोया था ना वर्कर्स के लिए इकोनॉमिक राइट्स का, देश उन पर पीछे जा रहा है। तो ये हाई टाइम है सरकारें अंबेडकर की लेगेसी को भुनाने के बजाय अंबेडकर का जो विजन था इकोनॉमिक राइट्स का, इकोनॉमिक मॉडल का, उस पर ध्यान दें। अभी तक हमने फोकस किया इकोनॉमिक राइट्स पर, अब 2-3 पॉइंट ना इकोनॉमिक मॉडल से भी संबंधित हैं। जैसे अंबेडकर चाहते थे कुछ जो इंपॉर्टेंट सेक्टर्स है ना, जैसे एग्रीकल्चर सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर, इंडस्ट्रीज, इनका नेशनलाइजेशन होना चाहिए। जैसे बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ 1969 में। अंबेडकर ये भी चाहते थे स्टेट जो है एग्रीकल्चर लैंड को अपने आप से एलोकेट करे उन लोगों को जो खेती करना चाहते हैं, लेकिन किराए पर, टेनेंट बेसिस पर, और बाद में वो टेनेंट्स अपना अपना खेत जोड़ के कलेक्टिव फार्मिंग कर सकते हैं, या फिर एक बड़ा सा जमीन, लैंड का टुकड़ा सरकार एलोकेट कर दे, कुछ टेनेंट्स को जॉइंटली वो मिल के वहां पर खेती करें। इस प्रकार का सपना अंबेडकर ने संजोया था। लेकिन सरकार आज के समय में इवन जो इंपॉर्टेंट पीएसयूज हैं उनको प्राइवेटाइज कर रही है, जैसे बीएसएनएल, एमटीएनएल, एलआईसी, पब्लिक सेक्टर बैंक्स। कंक्लूजन में कहा जाता है, देखो जब संविधान बना था ना, तो लेबर जो सब्जेक्ट है ना, इसको सोच समझ के कॉन्करेंट लिस्ट में डाला गया था, ताकि दोनों सरकारें, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, दोनों लेबर राइट्स के लिए काम कर सकें, वर्कर्स के राइट्स के लिए काम कर सकें। तो अब अगर यूनियन गवर्नमेंट ने 4 लेबर कोड्स को बनाया है, तो स्टेट्स की भी जिम्मेदारी बनती है कि वो इन राइट्स को लेके अपनी आवाज उठाएं, अपनी बातें सेंट्रल गवर्नमेंट के सामने रखें, और जहां पे वर्कर्स के राइट्स का हनन हो रहा है उन्हें वो राइट्स दिलवाएं। तो इस प्रकार से हमने ये पूरा आर्टिकल डिस्कस किया। अब देखो मैं आपके व्यूज को ना थोड़ा सा बैलेंस्ड बनाना चाहता हूं। मतलब ये आपने एक पक्ष जान लिया, अब दूसरा पक्ष जान लीजिए। देखो जो हमारे महान लीडर्स हैं ना, कोई भी हैं, जैसे गांधी जी हैं, अंबेडकर जी हैं, भगत सिंह, सारे जितने भी हमारे महान लीडर्स हैं, इन्होंने जो भी बातें बोली हैं ना, वो देखो एक कंटेक्स्ट में बोली हैं। कंटेक्स्ट में मतलब उस समय कैसी सर्कमस्टांसेस थी, उस समय कैसी सिचुएशन थी। लेकिन आज सिचुएशन काफी बदल चुकी है। ये दूसरा व्यू मैं आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं, राइटर के व्यू से उलट है, ताकि आपको एक बैलेंस्ड व्यू मिले। देखो जितनी भी धार्मिक किताबें हैं, लीडर्स के विचार हैं, वो एक पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में आते हैं। जैसे धार्मिक किताबें हैं, हिंदू धर्म की किताबें हैं, इस्लाम की किताबें हैं, वो एक कंटेक्स्ट में आई थी, उस समय सिचुएशन अलग थी। आज का समाज बदल चुका है। मीनवाइल इतने सालों में तो नई नई रिसर्च सामने आ चुकी है, ये पता लग गया है कौन सी चीज काम करती है, कौन सी चीज काम नहीं करती है। तो क्या हमें उन विचारों के साथ अडिग रहना चाहिए? आप बताइए। इवन अंबेडकर भी नहीं चाहते थे कि संविधान जो मैंने बनवाया है, मेरी अध्यक्षता में ड्राफ्ट कमेटी के वो चेयरमैन थे, ये सेम का सेम रहे। तो उन्होंने भी तो अमेंडमेंट करने का प्रोविजन रखा था ना संविधान में। वो इस बात से वाकिफ थे कि कल को सिचुएशन चेंज हो जाएगी तो संविधान को बदलने की आवश्यकता पड़ सकती है, तो इसलिए उन्होंने अमेंडमेंट का प्रोविजन रखा था। तो जब देखो अंबेडकर खुद ही ये चाहते थे कि हाँ चीजें सेम नहीं रहती, तो उनके विचार कैसे आज के समय में सेम रह सकते हैं? आप बताइए। इस बात को जनरलाइज करके देखिए, सिर्फ अंबेडकर तक सीमित मत रखिए। कोई भी धार्मिक किताब हो, कोई भी लीडर के विचार हो, वो एक पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में प्रस्तुत किए गए थे। तब से लेके आज तक चीजें चेंज हो चुकी हैं, अनेकों रिसर्च सामने आ चुकी हैं, पता लग चुका है हमें कौन सी चीज सही है, कौन सी नहीं है, कौन सी चीज काम करेगी, कौन सी नहीं करेगी। तो उसके हिसाब से हमें एक्ट करना चाहिए। जो कुछ हम अच्छा ले सकें वो हमें लेना चाहिए, और जो चीज आज के समय में लॉजिकल नहीं है, इसका मतलब यह नहीं कि हमारे किसी महान लीडर ने बोला था तो बोला था,
बस हम वही करेंगे चाहे कुछ भी रिसर्च नई सामने आ गई हो, ये तो फिर मतलब इंटेलेक्चुअलनेस नहीं होगी ना। तो ये दूसरा व्यू है। तो बैलेंस्ड व्यू अब हमारा हो गया है, चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सेक्स वर्क को एज ए प्रोफेशन के तौर पर रिकॉग्नाइज करने से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेक्स्ट है? कंटेक्स्ट देखो ये है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया और सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस जजमेंट में सेक्स वर्क को एज ए प्रोफेशन के तौर पर रिकॉग्नाइज किया और ऑब्जर्व किया कि वो वर्कर्स जो सेक्सुअल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं उनको भी राइट टू डिग्निटी का हक है। मतलब ये अधिकार है जो आर्टिकल 21 में है ना, राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, वो अधिकार सेक्स वर्कर्स को भी है और इसके अलावा उनको भी इक्वल प्रोटेक्शन अंडर लॉ का अधिकार है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने अपनी हाल ही की जजमेंट में बोला। देखो सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दी ना आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करते हुए दी। संविधान का जो आर्टिकल 142 है ना, वो कहता है सुप्रीम कोर्ट कोई भी आदेश पास कर सकता है कंप्लीट जस्टिस इंश्योर करने के लिए। तो अपने इसी अधिकार का फायदा उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दी जिसमें उन्होंने कहा कि सेक्स वर्क भी अब एक प्रोफेशन है। देखो 2020 में नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ने भी ये रिकॉग्नाइज किया था सेक्स वर्कर्स जो हैं वो भी इनफॉर्मल वर्कर्स की तरह हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हाल ही की सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है इसके मुख्य प्रोविजंस क्या क्या हैं। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला कि बाकी वर्कर्स की तरह सेक्स वर्कर्स को भी इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ का हक है। मतलब सेक्स वर्कर्स जब देखो अडल्ट हैं और वो अपनी कंसेंट के साथ सेक्सुअल सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं तो फिर पुलिस को उनके काम में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए और उनके अगेंस्ट क्रिमिनल एक्शन नहीं लेना चाहिए। देखो यहां पर एक चीज का ध्यान दीजिएगा, ब्रोथल रन करना, सिंपल भाषा में बोलूं कोठा चलाना, ये एक अनलॉफुल एक्टिविटी है, लेकिन वॉलंटरी सेक्स वर्क ये इलीगल नहीं है। दोनों अलग अलग चीजें हैं। वॉलंटरी सेक्स वर्क ये इलीगल नहीं है, लेकिन ब्रोथल रन करना, कोठा चलाना ये अनलॉफुल है। इसलिए सेक्स वर्कर्स को अरेस्ट नहीं करना चाहिए, पिनलाइज नहीं करना चाहिए, उनको हरास नहीं करना चाहिए, उनको विक्टिमाइज नहीं करना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है जब किसी ब्रोथल पर रेड मारती है ना पुलिस, वहां पे कई बार छोटे बच्चे या बच्चियां मिल जाती हैं तो पुलिस ना उनको सेक्स वर्कर्स से अलग कर देती है। सेक्स वर्कर्स कहती हैं कि ये मेरा बच्चा है, लेकिन पुलिस मानने से इनकार कर देती है। पुलिस को लगता है कि ये झूठ बोल रही हैं और जो छोटी बच्ची या बच्चे हैं उनको ना ट्रैफिकिंग करके यहां पर लाया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में बोला देखो जो बच्चे हैं उनको उनकी मदर से अलग नहीं किया जा सकता, बेशक उनकी मदर जो हैं वो सेक्स वर्कर हैं। अगर ब्रोथल में बच्चे मिलते हैं तो पुलिस उनका डीएनए टेस्ट करवा सकती है कि वास्तव में वो जो छोटे बच्चे हैं वो सेक्स वर्कर के हैं या फिर नहीं हैं। अगर पुलिस को ये डाउट है कि उन्हें ट्रैफिकिंग करके लाया गया है, अगर डीएनए से ये तय हो जाता है ना कि बच्चे सेक्स वर्कर के ही हैं, तो उस बच्चे को या फिर बच्चों को सेक्स वर्कर से फिर अलग नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट मेडिकल केयर का बात बोली सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में। वो सेक्स वर्कर्स जो सेक्सुअल असोल्ट की विक्टिम्स हैं उनको भी देखो हर प्रकार की फैसिलिटी को अवेल करने का हक है। इमीडिएट मेडिको लीगल केयर उन्हें भी मिलनी चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि जो सेक्स वर्कर्स हैं उनके खिलाफ सेक्सुअल असोल्ट होता है, लेकिन हॉस्पिटल्स के स्टाफ या फिर पुलिस उन्हें अलग ढंग से ट्रीट करती है। नेक्स्ट रोल ऑफ मीडिया। बहुत बार देखो जब पुलिस की रेड पड़ती है ना तो बहुत से लोग पकड़े जाते हैं। कई बार कुछ विक्टिम्स होती हैं और कई बार कुछ ऐसा भी होता है जो जिनको इसलिए पकड़ा जाता है कि वो सेक्स सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं। कुछ भी हो, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मीडिया को थोड़ी आप कह सकते हो कि संयम बरतना चाहिए, उनकी आइडेंटिटीज को नहीं डिस्क्लोज करना चाहिए किसी भी कीमत पे, उनका फेस वगैरह नहीं शो करना चाहिए और पुलिस को भी उनको डिग्निटी के साथ ट्रीट करना चाहिए। कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे उनकी आइडेंटिटी जो है वो डिस्क्लोज हो। तो ये मुख्य बातें सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में बोली। देखो वैसे ना हमारे देश में 1956 का एक्ट है, इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट। ये जो एक्ट है ना ये सेक्स वर्क
को पिनलाइज करता है। मतलब इवन आप सेक्स वर्क से जो पैसा कमा रहे हो, उस पर जिंदा हो, उससे अपना काम चला रहे हो, तो ये भी गलत है। इसे भी क्रिमिनलाइज किया गया है इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1956 में। लेकिन 2011 में ना सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आई थी, बुद्धदेव कर्मास्कर वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। इस जजमेंट में ना सुप्रीम कोर्ट ने अपना ओपिनियन दिया था कि सेक्स वर्कर्स को भी राइट टू डिग्निटी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी इस जजमेंट में यह कहा था सेंट्रल गवर्नमेंट को कि आप इस इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट को चेंज कीजिए। एक पैनल भी गठित किया था रिकमेंडेशंस देने के लिए सरकार को, तो उस पैनल ने अपनी रिकमेंडेशंस दे दी। बावजूद इसके जो हमारी गवर्नमेंट है वो एक नया ट्रैफिकिंग बिल जो है वो पार्लियामेंट के थ्रू पास नहीं करवा सकी है। इसी बीच जस्टिस वर्मा कमीशन आया 2012-13 में, जिसने ये एक्नॉलेज किया, देखो वो महिलाएं जो अपनी मर्जी से सेक्सुअल सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं, और दूसरी तरफ से वो महिलाएं जिनकी ट्रैफिकिंग हुई है, जिनका सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, दोनों के बीच में ना हमें फर्क महसूस करना जरूरी है, हमें डिस्टिंक्शन करना जरूरी है। अभी सरकार ना ये मान के चलती है कि जो भी महिला ऐसा कर रही है ना, उसका सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है और वो अपनी मर्जी के खिलाफ ऐसा काम कर रही है, लेकिन वास्तव में ऐसा होता नहीं है। तो इस वजह से सेक्स वर्कर्स बहुत सारे चैलेंजेस फेस करती हैं। जैसे उनके जो राइट्स हैं ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट हैं। इवन अगर उनका रेप भी होता है ना, रेप होने के बाद जब वो पुलिस के पास जाती हैं तो पुलिस उन्हें बहुत बेकार ढंग से ट्रीट करती हैं कि तुम तो काम ही ऐसा करती हो, तो इसलिए पुलिस उनको सीरियसली नहीं लेती। और जबकि ये काम करना, ये देखो, चूंकि ये एक क्रिमिनल एक्टिविटी है अभी फिलहाल सेक्स वर्क करना, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट से पहले, तो इसलिए भी वो खुल के नहीं बता सकती कि मैं क्या काम कर रही थी, क्योंकि अगर वो खुल के बताती हैं तो उनके खिलाफ केस दर्ज हो जाएगा। तो इसलिए वो बाहर जाती नहीं है इंस्टीट्यूशंस में, उनको डर लगता है कि कहीं हमें कोई पकड़ ना ले, हमारे खिलाफ केस ना चलने लगे। तो एक हमारे देश में ना काफ़ी स्टिग्मा भी है इस काम को लेके, बहुत गलत माना जाता है हमारे कल्चर में, हमारे देश में इस काम को सोसाइटी अच्छे ढंग से नहीं देखती है, और इस वजह से उन्हें रूम भी नहीं मिलता, उन्हें मजबूर होना पड़ता है ब्रोथल्स में रहने के लिए, क्योंकि कोई भी लैंडलॉर्ड उन्हें आसानी से रूम नहीं देता है तो उनका एक्सप्लॉयटेशन करता है। उन्हें बेसिक ह्यूमन राइट्स, हेल्थ राइट्स और लेबर राइट्स भी नहीं मिल पाते जो दूसरे सेक्टर्स में वर्कर्स को मिलते हैं। उन्हें काफ़ी गाली गलौज का सामना करना पड़ता है, आम लोगों से भी, इवन पुलिस से भी गाली गलौज का सामना करना पड़ता है, काफ़ी प्रकार का मेंटल हरासमेंट का सामना करना पड़ता है, अपने जो फैमिली मेंबर्स हैं उनसे भी दूर रहना पड़ता है, फैमिली मेंबर्स से भी हरासमेंट झेलना पड़ता है, मतलब अनेकों प्रकार का हरासमेंट उन्हें झेलना पड़ता है। इस लिहाज से देखें तो सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। तो अब समय आ गया है, वे फॉरवर्ड में राइटर बोलते हैं, अब समय आ गया है कि हम इस काम को मोरलिटी असाइन ना करें कि ये काम गलत है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अब इसे एज ए प्रोफेशन मान लिया है। कोई महिला ये काम करती है तो बेशक अपनी मजबूरी से करती है, लेकिन कंसेंट के साथ कर रही है, तो हमें इस काम को अभी एक लेबर पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए। और सरकार सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद अब सरकार भी इनफ प्रोविजंस करे, यानी कानून लेके आए सेक्स वर्क को रिकॉग्नाइज करने के लिए। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट से संबंधित। अब हम आगे चलते हैं। इसके बाद देखो अगला जो आर्टिकल है वो डिफरेंटली एबल्ड पर्सन्स के लिए हाइजीन से संबंधित है। मतलब डिफरेंटली एबल्ड पर्सन्स स्पेसिफिकली महिलाओं का जैसे मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है तो हाइजीन बरतने की आवश्यकता होती है। वैसे देखो हमारे देश में ना मेंस्ट्रुअल साइकिल को लेके काफ़ी अवेयरनेस आई है। अक्षय कुमार की मूवी भी आई थी पैडमैन। सरकार ने भी काफ़ी प्रयास किया है लड़कियों को शुरुआती एज में ही पैड्स वगैरह फ्री में वितरित कर दिए जाएं स्कूल में। और पहले जो एक काफ़ी ज़्यादा स्टिग्मा हुआ करता था वो स्टिग्मा भी अब पहले के अपेक्षाकृत कम हुआ है। लेकिन बात यहाँ पे की जा रही है डिफरेंटली एबल्ड पर्सन्स के फेमिनाइन हाइजीन की। अब देखो बहुत सी महिलाएं ऐसी होती हैं जो डिफरेंटली एबल्ड हैं, मोबिलिटी काफ़ी कम है, मतलब अपने आप से वो हिलडुल भी नहीं सकती, तो उनकी ज़रूरतों के हिसाब से प्रोडक्ट्स बनाना ज़रूरी है। अब बहुत सी महिलाएं ऐसी होती हैं डिफरेंटली एबल्ड जिनके साथ ये स्टिग्मा अटैच हो जाता है कि वो डिफरेंटली एबल्ड हैं, इसलिए वो एसेक्सुअल हैं, मैरिज के लिए अनसूटेबल हैं, बच्चा नहीं हो सकेगा, अगर हो भी गया तो बच्चे को पाल नहीं सकेंगी। तो इस वजह से उनकी शादी भी काफ़ी मुश्किल से होती है।
इन सब चीज़ों को देखते हुए यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड एंड वाटर एड इंडिया दोनों ऑर्गेनाइजेशंस मिलकर काम कर रही हैं कि जो डिफरेंटली एबल्ड महिलाएं हैं वो किस प्रकार की मेंस्ट्रुअल हेल्थ या फिर हाइजीन संबंधित प्रॉब्लम्स फेस करती हैं, ताकि प्रॉब्लम्स को एक प्रकार से एक बार आइडेंटिफाई कर दिया गया तो उसी हिसाब से सॉल्यूशंस को बड़े स्केल पे इंप्लीमेंट किया जा सकता है। मुख्य पॉइंट्स की हम बात करें जहां पे काम करने की आवश्यकता है, तो एक्सेसिबल एंड एडेप्टेड इंफॉर्मेशन, मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल संबंधित और हाइजीन संबंधित प्रॉपर इंफॉर्मेशन एक्सेस होनी चाहिए डिफरेंटली एबल्ड पर्सन्स को भी। और अभी जो बहुत ज़्यादा स्टिग्मा अटैच है वो स्टिग्मा खत्म होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस फैला के, मतलब ऑलरेडी अवेयरनेस आई है लेकिन और ज़्यादा आनी चाहिए। और अलग अलग डिसेबिलिटी से जब देखो महिलाएं सफ़र करती हैं ना, तो हाइजीन संबंधित उनकी जो आवश्यकताएं हैं वो भी अलग अलग हो जाती हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कुछ महिलाएं जो देख नहीं सकती उनको अलग ढंग से अवेयर किया जा सकता है, कुछ जो सुन नहीं सकती उनको अलग ढंग से अवेयर किया जा सकता है। तो मतलब नीड्स के हिसाब से स्टेप्स लेना जरूरी है और नीड्स के हिसाब से ही एक्शन लेना जरूरी है। जैसे एग्जाम्पल देते हैं राइटर, अब अगर देखो कोई महिला इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी से ग्रस्त है, मतलब सोचने और समझने की शक्ति नहीं है, तो अब ऐसी महिलाओं की हेल्प करना हाइजीन बरतने में काफ़ी डिफिकल्ट होता है, क्योंकि उनको साथ थोड़ा सा भी कुछ मतलब करने की कोशिश की जाए ना, वो एकदम से इरिटेट हो जाती हैं, तो पैड वगैरह चेंज करने में बहुत दिक्कत आती है। और वो लड़कियां जो डिफरेंटली एबल्ड हैं, जो हिल नहीं सकती, मोबिलिटी काफ़ी कम है, तो उनको फिर ऐसे पैड्स की आवश्यकता होगी जो मतलब लंबे समय के बाद चेंज करने की आवश्यकता पड़े। और इसके अलावा वास्ट फैसिलिटीज़ का होना ज़रूरी है, जैसे देखो वाटर, सैनिटेशन, हाइजीन, इन फैसिलिटीज़ का होना ज़रूरी है। इसके लिए देखो जो केयर गिवर्स हैं, जैसे फैमिली पर्सन्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, उनका इम्पोर्टेंट रोल प्ले करना ज़रूरी है। तो सरकार जब भी हाइजीन संबंधित स्टेप्स लेना, मतलब हाइजीन इंश्योर करवाने के लिए स्टेप्स लेना, तो डिफरेंटली एबल्ड पर्सन्स पर खास ध्यान दें। ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया और हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। आज हमने 3 इश्यूज़ को डिटेल से डिस्कस किया। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।